Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 13th August of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। कहते हैं पहला क्वेश्चन आता है, कहते हैं इस बार के इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है। इस बार के इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है। थीम आपको थीम बतानी है, इस बार के इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे किस डे को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल टाइगर डे। थर्ड क्वेश्चन आता है पप्पम फॉरेस्ट रिजर्व और क्या कहते हैं पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। पप्पम और पक्के कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ये तीन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ हर कोई कमेंट जरूर करे, जो वीडियो देखे कमेंट जरूर करे। और अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या कहते हैं कहाँ पे आपको कैसा लगा वीडियो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। चलिए पहली न्यूज़ आती है कमला हैरिस टू बी बिडेन्स रनिंग मेट। ये शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर ऑन द मेजॉरिटी पार्टी टिकट इन यूएस। जो कमला हैरिस है ये पहली वुमेन है, क्या कहते हैं, जो वो इंडियन डिसेंट की है और ब्लैक वुमेन है जिन्हें प्रेसिडेंशियल टिकट मिला है यूएस इलेक्शन का, वो भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का। एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से इन्हें एक कैंडिडेट चुना गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और ये एक इंडियन डिसेंट भी हैं और ब्लैक वुमेन भी हैं। ये पहली ऐसी वुमेन बन गई जिन्हें प्रेसिडेंशियल टिकट मिला। ये भी है कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वुमेन टू रन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑन अ मेजर पार्टी टिकट। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ चुकी है, मेजर पार्टी टिकट के लिए। ये बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को टू डोनाल्ड हैरिस अ जमैकन एंड श्यामला गोपलन ओरिजिनली फ्रॉम चेन्नई। इनकी मदर जो थी वो क्या कहते हैं इंडियन थी, उनके फादर जमैकन। ये कई बार क्रिटिसाइज भी हुई है, क्रिटिसाइज बाय प्रोग्रेसिव प्रोसिक्यूशनल रिकॉर्ड विद टफ ऑन क्राइम पॉलिसीज। जो ये टफ ऑन क्राइम पॉलिसीज इनकी जो थी उनके लिए कई बार क्रिटिसाइज भी हुई है। प्रपोज फॉर मेडिकेयर फॉर ऑल प्लान डेट ऑल्सो अलाउड रूल्स फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस। ये कहते हैं कई प्लान्स भी लाई हैं कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए वर्क करने के लिए। ड्रॉट आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेस आफ्टर फंड्स ड्राइड अप। ये एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले भी खड़ी हुई थी लेकिन उस वक्त उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ा था फंड्स खत्म होने के चक्कर में। ये को स्पॉन्सर्ड लेजिस्लेशन इन द सेनेट फॉर जस्टिस रिफॉर्म आफ्टर किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। जब जॉर्ज फ्लॉयड मरे थे उनके बाद लेजिस्लेशन जिस सेनेट में को स्पॉन्सर लेजिस्लेशन के लिए भी ये जस्टिस खड़ी हुई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन बताएं। ये पूरी न्यूज़ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो आपको बताना है कि वुमेन का जो ग्राम पंचायत है इंडिया में उसमें कितने रिजर्वेशन होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना रिजर्वेशन ग्राम पंचायत में इंडियन वुमेन को मिलता है कि नहीं। ये अच्छा यस और नो में आप बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कहते हैं राज्यसभा में कहते हैं वुमेन को कितना रिजर्वेशन है। राज्यसभा में इन वुमेन को कितना रिजर्वेशन है, आपको परसेंटेज बनाना है। यस है तो परसेंटेज बताइए, नो है तो ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मेगा लैब्स टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग। कि मेगा लैब्स बनाई जा रही है कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए। ये किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वो वर्क कर रहे हैं डेवलपिंग मेगा लैब्स कि जो टेस्टिंग है कोविड-19 का उसको और तरह से इम्प्रूव कर सके और एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि देखा है हम लोग ने कि कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं, कुछ लोगों की पॉजिटिव आ जाती है, सिम्टम मिलते नहीं, होता नहीं कुछ, एक दूसरी रिपोर्ट कराते तो नेगेटिव। ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है जो रिपोर्ट्स आ रही, तो उसी कारण कहा गया है कि हमें इन मेगा लैब्स को डेवलप करना पड़ेगा और अच्छे से, जिससे एक्यूरेसी आ सके। The labs will be repurposing larger machines। जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंशियल मशीन है उनसे टेस्टिंग होगी विच आर नॉर्मली यूज फॉर सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम्स। कि जो ह्यूमन जीनोम्स को जो सीक्वेंस करती है 1500 से 3000 वायरल जीनोम्स के साथ कोविड-19 डिटेक्ट करने के लिए उसे इम्प्रूव किया जाएगा, इसमें ये बताया गया। इसमें ये भी कहा गया दिस इज प्राइमली बिकॉज द जो RT-PCR टेस्ट आइडेंटिफाइज द सार्स कोविड-19 बाय एक्सप्लोरिंग ओनली स्पेसिफिक सेक्शंस। जो RT-PCR टेस्ट होता है वो कोविड-19 का कुछ स्पेसिफिक सेक्शन चेक करके ही बताता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये इसलिए कहा गया है कि मेगा लैब्स को बनाया जा रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंशियल मशीन्स को यूज़ करके, कि जिससे टेस्टिंग एक्यूरेट हो सके और कहते हैं बिल्कुल पता चल सके कि वो है कोरोना कि नहीं।
आप कमेंट से बताइए जो RT-PCR टेक्निक, इसका जो PCR टेक्निक है, इसके लिए कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आप बताइए इनको नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री किस ईयर में मिला था? नोबेल प्राइज़ PCR टेक्निक के लिए मिला था कैरी मुलिस को। आपको बताना है कि इनको नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था। ईयर बताना है आपको। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ जाने से पहले आप CSIR के बारे में देख लेते हैं हम लोग पहले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दो लिंक से भी कर सकते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। एक पैन इंडियन प्रेजेंस है और एक डायनेमिक नेटवर्क है। 38 नेशनल लेबोरेटरी साइंस में 39 आउटरीच सेंटर है और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस भी और 5 यूनिट्स हैं इसके। इसे बनाया गया था 1942 में सितंबर में। ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसमें फंडिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और ये ऑटोनॉमस बॉडी है जो वर्क करता है सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860 के द्वारा। ये कई एरियाज में फील्ड है इसकी, जैसे रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स, ओशनोग्राफी, जियो फिजिक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एरोनॉटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फील्ड, इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, क्या कहते हैं हर स्टडी में लगभग। इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन मैनी एरियाज। ये कई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी करता है कई एरियाज में जिसमें उन्हें सही लगता है। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी होती है डायरेक्टर जनरल, जो हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी होती है। द अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर इज द फाइनेंस सेक्रेटरी, और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो इसके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। अदर मेंबर्स, जो इसके अदर मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 3 साल का होता है। इसका जो CSIR एडवाइजरी बोर्ड है उसमें 15 मेंबर बॉडी है जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स के, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनपुट टू द गवर्निंग बॉडी। ये फंक्शन करती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए गवर्निंग बॉडी को। इनके मेंबर्स का टर्म होता है 3 साल का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंटरनेशनल एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एट जू। कि इंटरनेशनल एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया जू में, दिल्ली के जू में। द दिल्ली जू ऑन वेडनेसडे सेलिब्रेटेड एलिफेंट डे विद अ स्पेशल फीस्ट फॉर द एलिफेंट्स एंड ऑफिशियल्स। है कि एलिफेंट्स को नए तरह का भोजन प्रोवाइड किया गया, फूड प्रोवाइड किया गया, कहते हैं एलिफेंट डे के, इंटरनेशनल एलिफेंट डे के दिन। इसमें वी हैव 3 एलिफेंट, वहाँ पे दिल्ली के जू में 3 तरह के एलिफेंट हैं। 2 हैं अफ्रीकन और क्या कहते हैं, एक है वन ऑफ देम है, एक है अफ्रीकन और 2 हैं इंडियन एलिफेंट जो वहाँ पे हैं। उनके साथ ये एलिफेंट डे मनाएंगे। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, इंटरनेशनल एलिफेंट डे के बारे में अलग से। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये बनाया जाता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाने के लिए कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, जो न्यूमरस थ्रेट्स जो फेस करते हैं, पोचिंग जो उनका होता है, जो उनके दांत निकाला जाता है या तो क्या कहते हैं उसको रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसे लॉन्च किया गया था 2012 में, 12 अगस्त 2012 में, कि टू अटेंशन टू द अर्जेंट प्लेट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट, की जो एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट की जो पोचिंग होती रहती है उसको रोकने के लिए। एस्केलेशन ऑफ पोचिंग, हैबिटेट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मिसट्रीटमेंट इन कैप्टिविटी इसके मेन प्रॉब्लम्स हैं। एलिफेंट जो होते हैं उनकी 3 स्पीशीज होती हैं एशियन एलिफेंट में, सब स्पीशीज एशियन एलिफेंट की, इंडियन, सुमेंद्रन और श्रीलंकन। एशियन एलिफेंट की 3 सब स्पीशीज होती है। द इंडियन हैज़ द वाइडर रेंज एंड अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट। जो इंडियन एलिफेंट होते हैं वो वाइडेस्ट रेंज में होते हैं और मेजॉरिटी में वही एलिफेंट होते हैं। जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो वल्नरेबल होते हैं, कम होते हैं, और एशियन एलिफेंट तो बहुत ज़्यादा इंडेंजर लिस्ट में है। IUCN की जो रेड लिस्ट निकलती है उसमें 13 स्पीशीज में एशियन एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स को अकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972, उसके शेड्यूल 1 में इन एलिफेंट को ज़्यादा दिया गया इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई इनिशिएटिव चालू किए हैं कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो है इस बार का, वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट में होगा। जो छत्रसल स्टेडियम में होता था इस बार, लेकिन दिल्ली सेक्रेटेरिएट में होगा। इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि इस बार स्पेशल सिर्फ 100 डिग्नेटरीज सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट होगी इस फंक्शन में, स्मॉल फंक्शन होगा। तो उसमें क्या कहते हैं, स्मॉल क्या कहते हैं स्पेशल मेंबर्स ही होंगे।
जो उसमें क्या कहते हैं इनवाइट किए गए हैं, जो इस बार दिल्ली सेक्रेटेरिएट में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में होंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 15% डिप इन स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल एज मैटर ऑफ कंसर्न। क्या कहते हैं इसमें बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है, ओपोजिशन कह रही है, क्या कहते हैं इस कोरोना के कारण क्या कहते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण ही गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिप आया, उसमें वो लोग क्या कहते हैं हट चुके हैं, क्या कहते हैं ड्रॉप ले लिया उन लोगों ने, ऐसा उनका कहना है अपोजिशन का। इस न्यूज़ में वही बताया गया कि ये कोरोना के कारण स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है, क्योंकि कोरोना के कारण कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल अभी नहीं भेजना चाहता। वो सोचता है कि जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगी तब तक स्कूल हमारे बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ऐसा लोगों का कंसर्न है, सही भी कंसर्न है, क्योंकि वैक्सीन ना निकलने के कारण अगर बच्चे स्कूल गए तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें वही बताया गया 15% डिप आया स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है IMD फोरकास्ट हैवी रेन मुंबई। ये IMD जो है क्या कहते हैं उसने हैवी रेन बताया मुंबई में। और इसके साथ ही एक न्यूज़ है HC रिजर्व ऑर्डर ऑन प्लीज अगेंस्ट ट्राई टैरिफ ऑर्डर्स, कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने ट्राई का कहा है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे कहा है कि वो जो जनवरी इस ईयर में था उसकी वर्डिक्ट 24 अगस्त को होगी। उसमें कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जजमेंट ऑन द बर्च ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन एंड मैंडेट टैरिफ ऑर्डर इशूड, जो टैरिफ ऑर्डर इशूड है और जो ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन है उस पर ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट 24 अगस्त को देगी। इसमें तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है, एक इसमें है IMD, इसमें है ट्राई। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं IMD। IMD एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है, चीफ गवर्नमेंट डीलिंग एजेंसी भी है, जो डील करती है मेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी और सोशल सब्जेक्ट से। ये फॉर्म की गई थी 1875 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में वर्क करती है अंडर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसमें मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आते हैं, वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, ये सब भी चीज़ें इसी में आती हैं कि इनके ऊपर भी फेवरेबल ऑपरेशन देखना, कि फोरकास्टिंग चेक करना कि ये फेवरेबल है कंडीशन की नहीं। ये भी वह कहती है कि वेदर फिनोमेना के ऊपर, कि जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्टर, डस्ट स्टॉर्म, हीट वेव, कोल्ड वेव, हैवी रेन, हैवी स्नो, कि ये इन पर भी वार्निंग देना कि अगर इनकी कोई चांसेस हो आने के, तो वो भी उस पर भी वार्निंग IMD देती है। चलिए अब देखते हैं ट्राई। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस का इंडिया में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 में। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके दायरे से चालू किया था टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ्स इंडिया में जो है उसके लिए, उसके रेगुलेशन के लिए। पहले इस सर्विसेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिसीजन लिया करती थी, लेकिन इसके बाद ट्राई डिसीजन लेती है। इसका मिशन है टू क्रिएट एंड नर्चर कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन, कि टेलीकम्युनिकेशन का ग्रोथ बढ़ाना, कि उसको बढ़ावा देना, इसका ये एक मकसद है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट दैट प्रमोट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फैसिलिटेट्स फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, कि एक फेयर कंपटीशन हो सके मार्केट, की सबका फील्ड एंड फैसिलिटीज़ सेम प्रोवाइड हो, कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर भी ये पूरा ध्यान रखती है। जनवरी 2000 में ट्राई वॉज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल, जो TDSAT है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल, उसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मोर देन अ वैक्सीन इट इज़ अबाउट वैक्सीनेशन। ये आज का पहला एडिटोरियल जो हम देखेंगे, मोर देन अ वैक्सीन इट इज़ अबाउट वैक्सीनेशन। इसमें कहा गया एज अ कोविड-19 वैक्सीन इज फॉर ऑल एज ग्रुप पुटिंग इन प्लेस एन इनोवेटिव डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन टाइम मस्ट, कि जैसे सभी जानते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन इसका हर कोई भी एज ग्रुप का, किसी भी एज का ग्रुप का मेंबर हो उसके लिए ज़रूरी है। और एक इसको कैसे इनोवेटिव डिलीवरी प्लेटफॉर्म होगा, अगर वैक्सीन निकल भी आई तो कैसे डिलीवरी होगी, लोग हर किसी तक कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इस वक्त एक क्वेश्चन हर किसी के जहन में है कि एवरीवन ईगरली आस्क्स when we will get a COVID-19 वैक्सीन दिस ईयर और ओनली नेक्स्ट ईयर, कि इस COVID-19 की जो वैक्सीन है वो इस साल हमें मिल पाएगी या अगले साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये हर किसी के जहन में ये क्वेश्चन है। ग्लोबली इन्यूमरेबल वैक्सीन जो है वो
प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कहते हैं ग्लोबली कई वैक्सीन की ट्रायल्स चल रहे हैं। ऐसे इंडिया में भी कहते हैं हैदराबाद भारत बायोटेक है, वो उसने भी एक वैक्सीन बनाई है। कहते हैं आप कमेंट से बताएं उस वैक्सीन का नाम, जो ये जो हैदराबाद भारत बायोटेक है, इसने कौन सी वैक्सीन बनाई है जिसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। आपको वैक्सीन का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, कि वैक्सीन का नाम बताइए कि जो इसने हैदराबाद भारत बायोटेक ने बनाई है जिसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इसमें कहा गया कि जो इस वैक्सीन जिसने वैक्सीन बनाई है उसका फेज़ 2 ट्रायल हो चुका है, लेकिन अभी फेज़ 3 ट्रायल बाकी है। इसमें एक और कहा गया है, दूसरी जो है जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है वो है पुणे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। जो पुणे का सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है SIII, जो टेस्ट कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है उसको टेस्ट कर रहा है। वो ट्रोजन हॉर्स अप्रोच के द्वारा उसे टेस्टिंग की जा रही है, और उसका भी ह्यूमन ट्रायल अभी बाकी है। अभी उसका एक भी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है, अभी इसकी टेस्टिंग चली है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसे स्प्रेड किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। चलिए इसके आगे ये भी लिखा है इसमें, क्या कहते हैं कि सम वीकली नेशंस मेड बायलैटरल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर टू होप वैक्सीन्स। कि कोई वेल्दी नेशंस ने ये भी एग्रीमेंट कर लिया है कुछ मैन्युफैक्चरर से, कि जैसी ही वैक्सीन बने तो उनके साथ उनको क्या कहते हैं दे दिया जाए उसका फॉर्मूला या वैक्सीन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जिससे वो अपने देश को जल्दी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके वैक्सीन की, और वहाँ की कंट्री कोरोना फ्री हो सके। ऐसा कई कंट्री ने ऐसा बनाया है, एग्रीमेंट कई मैन्युफैक्चरर के साथ किया गया है। इसमें ये भी है कि एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसको सबसे पहले मिलनी चाहिए। इसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रायोरिटी फॉर इंडिविजुअल नीड इज़ टू प्रोटेक्ट दोज एट हाई रिस्क ऑफ डेथ। कि सबसे पहले उन लोगों को देनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स को या मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ को, जो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोई दिक्कत है, या हार्ट पेशेंट्स हैं, या शुगर है, डायबिटीज़ है, या लीवर में दिक्कत है, तो उन लोगों को पहले ये वैक्सीन देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिस्क है, उनको ज़्यादा जल्दी हो सकती है, उनको उनके ऊपर कोरोना ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए उनको जल्दी पहले वैक्सीन बने तो उनको देना चाहिए। इसमें ये भी लिखा है कि चिल्ड्रन में भी वैक्सीनेटेड, कि चिल्ड्रंस को भी वैक्सीनेट करना चाहिए। जब स्कूल रीओपन है उससे पहले उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद ही स्कूल रीओपन होना चाहिए। इसमें ये भी लिखा है कि जो हेल्थ केयर मेम्बर्स हैं, जो वर्क करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, जो इनमें हेल्थ मेम्बर्स हैं, तो उनको भी इसको देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं हम लोगों का इलाज, तो उनको भी इसकी वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए पहले। इसमें ये भी लिखा है वैक्सीन अवेलेबिलिटी विल बी लिमिटेड एट फर्स्ट, कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी शुरू में बहुत कम होगी, लिमिटेड अमाउंट में होगी। व्हेन वी मस्ट इंश्योर दैट दोज ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट रिसीव इट, कि जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उनको सबसे पहले ये मिलना चाहिए। इसमें लिखा है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिक्वायर नो वैक्सीनेशन बट हाउ कैन वी असेंड है, कि ऐसा कहा गया है इसमें कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे और सही हो चुके हैं उनको वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम पक्का नहीं कह सकते कि उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट जो हैं, अभी कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ठीक हो चुके हैं फिर से उनको कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें देखना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने होंगे, टेस्टिंग करनी होगी, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि वी नीड अ वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, कि हमें एक वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, कि जैसे वैक्सीन बने तो हम उसे हर इंसान तक कैसे प्रोवाइड कर सके, हेल्थ मैनेजमेंट के क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स तक, की लोकल सिटीज़ तक कैसे हम प्रोवाइड कर सकें हर जगह, उसका भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वैक्सीन प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम प्रोवाइड कर सकें। इसमें ये भी लिखा गया वैक्सीनेशन बाय अपॉइंटमेंट विल इंश्योर दैट वैक्सीनेशन विदाउट ओवर क्राउडिंग, कि वैक्सीनेशन जो होगी जब आ जाएगी तो उसका भी एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कि वैक्सीनेशन का भी अपॉइंटमेंट, कि जिसके कारण भीड़ ना लग सके, कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, लाइन में खड़े हैं लोग, तो उसको रोकने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये एक अच्छा स्टेप भी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट लेके आप जाएँ, आपके टाइम पे आप जाएँ वहाँ पे वैक्सीनेशन करा लें, तो ये भी अच्छा स्टेप है। इसमें ये भी लिखा कि कई जो वैक्सीन है फेज़ 3 ट्रायल यूजली इन हेल्थी वॉलंटियर्स, जो फेज़ 3 ट्रायल होता है वैक्सीन का वो हेल्थी वॉलंटियर्स पे होता है। हैंस एफिशिएंसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल इन अदर्स विल नॉट बी अवेलेबल व्हेन अ वैक्सीन इज रोल्ड आउट, कि ये इसलिए चेक किया जाता है हेल्दी वॉलंटियर्स पर, कि जिससे पता चल सके कि वैक्सीन जो है वो कहते हैं जो हेल्दी जो नॉर्मल इंसान है जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसको पर वर्क कर रही है कि नहीं, इसलिए ये चेक किया जाता है फेज़ 3 ट्रायल में। इन इंडिया केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल साइड इफेक्ट्स इन ऑल इंडिविजुअल्स, कि जो केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन होता है हर साइड इफेक्ट का, इंडिविजुअल हो या सीनियर सिटीजन्स हो या वो सीनियर सिटीजन विद कोमॉर्बिडिटीज़ हो,
तो सब पर ये टेस्ट करना चाहिए सेफ्टी के साथ, तभी वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें ये भी कहा गया द वैक्सीन रेगुलेटरी एजेंसी टू टेक अ कॉल ऑन द स्पेशल क्वेश्चन ऑफ वैक्सीन सेफ्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि एक वैक्सीन जो रेगुलेटरी एजेंसी है उसको ये भी देखना चाहिए कि जो वैक्सीन सेफ्टी है प्रेगनेंसी के समय जो वुमेन होती है उनको भी प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन उन पर उनके बेबी पर कोई हार्म ना हो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे न्यूज़ में यही सब बताया गया है वैक्सीन के बारे में, और कौन कौन सी वैक्सीन बन रही है, कैसी वैक्सीन बन रही है, कैसे हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ अब देखते हैं हाउ द टाइगर कैन रिगेन इट्स ट्राइब्स। कि इसमें बताया गया टाइगर कंजर्वेशन के बारे में कि नीड्स अ रिव्यू टू मैच द स्केल ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन इन अदर डोमेन्स। कि इंडिया में जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाई स्केल में बहुत ज़रूरी है, रिबूट करना चाहिए जो प्रोसेस है उसको। इसमें कहा गया है कि जो इंटरनेशनल डे है 29 जुलाई, उसको इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि सेलिब्रेट टाइगर जो इंक्रीज़ हुए हैं 2000 से 1970 से 3000 तक जो बढ़ चुके हैं, 1% इंक्रीमेंट आया है टाइगर्स का इंडिया में। तो ये इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे जुलाई 29 को। चलिए कंजर्वेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में हम लोग ये पूरे पॉइंट्स जिसमें दिए गए हैं उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर पॉपुलेशन हमने देखा है कि डिक्रीज किया है 20th सेंचुरी में, डे टू डे डिक्रीज होता ही जा रहा है, बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम कंजर्वेशन हिस्ट्री देयर नंबर्स ऑन द राइज। कि पहली बार इस साल ही क्या कहते हैं ये नंबर्स इंक्रीज हुए। इंडिया में जो 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन उसके 70% इंडिया में है। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 को, कि इस अवेयरनेस फैलाने के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। जो पहला इंटरनेशनल टाइगर डे वो सेलिब्रेट किया गया था 2010 में, वो सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट के द्वारा किया गया था। सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट पे किया गया था। ये जो सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन था टाइगर कंजर्वेशन में, इसका रिजोल्यूशन था कि नंबर 2010 में, उसमें बाय द लीडर्स ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक फॉरम बनाया था, इंटरनेशनल टाइगर फॉरम, सेंट पीटरबर्ग रशिया में। वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करने का, कि अवेयरनेस फैल सके टाइगर कंजर्वेशन के लिए। इसका एम ये भी था कि ग्लोबल सिस्टम में कि नेचुरल हैबिटेट टाइगर्स को प्रोवाइड करने के लिए। जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। इन यही सभी एक सेंट पीटरबर्ग क्या कहते हैं समिट में मिले थे, वहीं पे डिस्कस हुआ था ये इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में, कि वहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ टाइगर को देखने के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। इंकरेजिंग फैक्टर्स इन टाइगर कंजर्वेशन क्या है कि जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट थी 2019, उसमें बताया गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ की है। जो 2226 थी 2014 में, वो 2970 है 2019 में। टॉप परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस वक्त टाइगर्स हैं 526, उसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज की है वो है छत्तीसगढ़, मिजोरम। वहाँ पे डिक्रीमेंट आया, वहाँ डिक्लाइन हुआ टाइगर पॉपुलेशन, ऐसा इसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट जिसमें 20 टाइगर बेरिंग स्टेट्स हैं। वेदर 2018 सेंसस काउंटेड 19 टाइगर सिग्निफिकेंटली फ्यूअर देन 46 ऑफ 2014। कि जो 46 थे 2014 में, वो अब 19 टाइगर से रह गए हैं 2019 में। तो ये काफ़ी डिक्रीमेंट आया, काफ़ी डिक्लाइन आया वहाँ पे। इसमें ये बात की गई ग्रेटर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड इन द क्रिटिकल वनरेबल नॉर्थ ईस्ट हिल्स और उड़ीसा। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या उड़ीसा एरिया जो है, वहाँ पे देखना होगा जो क्रिटिकली वनरेबल जो है जगह है, वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसमें यह भी कहा गया द फर्स्ट एवर इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर। जो पहला इनिशिएटिव लिया गया था कंजर्वेशन फॉरेस्ट के लिए, टाइगर के लिए, वो प्रोजेक्ट टाइगर था। उस वक्त हमारे कंट्री में 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से जो आउट ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, जो 3 ऐसे हैं जो मिजोरम दम्पा रिजर्व, बंगाल बक्सा रिजर्व, झारखंड पलामू रिजर्व है, वहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एक भी टाइगर अब नहीं बचा है। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की 1973 में, कि सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए टाइगर स्टेट्स को। ये कहते हैं इसका एडमिनिस्टर किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है,
ये की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे बनाया गया था 2005 में रिकमेंडेशन में टाइगर टास्क फोर्स के लिए। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा बनाई गई थी वाइल्ड टाइगर कंजर्वेशन के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन क्या है देख लेते हैं। एक टाइगर सभी जानते हैं कि एक वन ऑफ द प्राइम प्रेडेटर्स होता है जो होल इकोसिस्टम उस पर डिपेंड करता है। एक अम्ब्रेला स्पीशीज भी है जो कंजर्वेशन इवेंचुअली लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ मैनी अदर स्पीशीज सच एज इंग्लिश पोलिनेटर एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। कि इसका कंजर्वेशन बचेगा तो और भी कई स्पीशीज का कंजर्वेशन बचेगा। IUCN लिस्ट जो है, कहते हैं आप कमेंट से बताएं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट से बताएं। टाइगर्स इस लिस्ट में इंडेंजर स्पीशीज में है। इसके चैलेंजेस क्या हैं, जैसे हमने देखा है कि प्रोग्रेसिवली टुवर्ड कंजर्विंग मोर एंड मोर टाइगर्स, जैसे हम मोर एंड मोर टाइगर्स बचा ही रहे हैं, फ्री ट्रेल्स आर स्टिल स्टैंडिंग एज अ रेजिडेंट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। कि कई प्रैक्टिसेस में अभी भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि मिजोरम का, वेस्ट बंगाल का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे अभी एक भी फॉरेस्ट में क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर नहीं है, कोई भी टाइगर वहाँ पे टाइगर रिजर्व में नहीं बचा है। तो ये भी सोचने की बात है ऐसा क्यों है। कहते हैं ये भी है कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो टाइगर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को रोकते हैं, पोचिंग ऑफ टाइगर के कारण कि लोग जो टाइगर हंटिंग होती है उसके कारण भी ये दिक्कतें आ रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि लॉज बनानी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज करना चाहिए इसको कंजर्वेशन करने के लिए। जो लोकल कमिटीज़ हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मान के टाइगर कंजर्वेशन को रोकने के लिए, क्योंकि पोचिंग ऑफ टाइगर से इनकम तो बढ़ती है लेकिन उसे रोकने से हम क्या कहते हैं टाइगर कंजर्वेशन बचा सकते हैं, अपनी ब्यूटी ऑफ द कंट्री पर रोक सकते हैं। वी हैव टू मेक द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को एग्जिस्ट, कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को एग्जिस्ट करना होगा, ना कि पोचिंग ऑफ टाइगर करके हमें इकोनॉमिक अपना डेवलपमेंट करना होगा सिर्फ। जो वॉलंटियर रिलोकेशन और कम्युनिटीज़ का उसको भी रोकना होगा। द प्रोसेस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन शुड बी मोर डायनेमिक एंड कंपैटिबल विद द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। कि टाइगर कंजर्वेशन को रोक के ये क्योंकि एक डायनेमिक और कंपैटिबल प्रोसेस है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए। चलिए इसके लिए इतना ही, आगे की न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है IAF इंडियन एयरफोर्स ने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लेह में बुलाया है। वहाँ पे बुलाया गया है। ये जो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इन्हें HAL द्वारा डेवलप किया गया, इन्हें वहाँ बुलाया गया जो जैसे हमने देखा कि स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के द्वारा लद्दाख में, उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और पूरा देखा जा रहा है कि कोई एक्शन फिर से ना हो चाइना की तरफ से, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है फॉरेस्ट लॉ थ्रेटन हॉर्नबिल्स, की जो हॉर्नबिल्स हैं उनको फॉरेस्ट लॉज के कारण जो पेड़ कट रहे हैं उसके कारण उन्हें थ्रेटन है कि उनको भी घर उनका उजड़ जाएगा, तो उसकी भी चिंता है। तो इसमें यही बताया गया कि आ स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डाटा उसमें बताया गया कि हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अ मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश, की अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उसके बारे में वही बात की गई है। ये पप्पम रिजर्व फॉरेस्ट और क्या कहते हैं पक्के टाइगर रिजर्व है, ये मैंने शुरू में पूछा है क्वेश्चन, देखना है कि किसने किसने सही जवाब दिया है। कि ये कहाँ पे है ये आपको बताना था कमेंट सेक्शन में, देखना है किसने किसने सही जवाब दिया है। इसमें पूरी न्यूज़ में यही बताया गया है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण कैसे जो हॉर्नबिल है वो कहते हैं कैसे उनको इफेक्ट हो रहा है, पूरे न्यूज़ में यही बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।